हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फिजिक्स की आज दूसरी क्लास में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम अदिश और सदिश राशि का पहचान करना सीखेंगे। इससे पहली वीडियो में हम मात्रकों को देख चुके थे कि मात्रक कैसे बनते हैं, मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है और विमाएँ क्या है। कुछ और मात्रक रह गए हैं जो शेष और बड़ी मात्रक हैं। सभी मात्रकों को मैं एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। आगे चलते हैं हम अपने भौतिक विज्ञान की सीरीज बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो अब हमारा पॉइंट है अदिश व सदिश राशियां। अदिश व सदिश राशियां। तो अदिश मतलब स्केलर, और सदिश वेक्टर। अदिश क्या कहलाती हैं? हिंदी में भी ये जो स्केलर जो लिखा है ये हूबहू हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाता है पेपर में, स्केलर। और वेक्टर को भी ऐसे की वेक्टर वेक्टर लिख देते हैं एग्जाम में। तो अदिश राशियां जो होती हैं, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता। सिर्फ इन्हें क्या होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन सदिश राशियों क्या होती है? परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, लेकिन अदिश राशि में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, उसमें दिशा होती है। सदिश में दिशा होती है, ठीक। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसमें दिशा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं दिशा की आवश्यकता क्यों होती है और क्यों नहीं होती है। देखते हैं, मान लो कोई लड़का अपने स्कूल का एड्रेस बता रहा है कि मेरे घर से मेरा स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर ले लो 5 किलोमीटर, या फिर इधर ले लो 5 किलोमीटर, इधर ले लो या इधर ले लो। उसने बस आपसे ये बोला कि मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप क्या सोचोगे कि 5 किलोमीटर कौन सी दिशा में? ना तो उसने कोई डायरेक्शन बताई कि मेरा स्कूल पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, या उत्तर दिशा में, दक्षिण में, पूर्व में। तो इस स्थान पर उस लड़के के घर से आप उसके स्कूल पर कभी नहीं पहुंच सकते, ठीक। अगर कहीं पे इसी क्वेश्चन को इस तरीके से बोल दे कि मेरा स्कूल मेरे घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी में? पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप उसके घर से पूर्व दिशा में चलना शुरू कर दोगे और 5 किलोमीटर चलने के बाद उसका स्कूल पर पहुंच जाएंगे। तो जिसमें दिशा की आवश्यकता हो तो उसने बोल दी पूर्व दिशा। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है बहुत बड़ा। इसमें बोला है कि मेरा स्कूल मेरे घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसमें बोला कि मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसमें दिशा का हमें ज्ञान नहीं हो रहा, उसमें दिशा का ज्ञान हो रहा, ठीक। तो जिसमें दिशा जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है। और जो बिना दिशा के हो वो क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है। जिसमें दिशा नहीं हो अदिश कहलाता है, और जिसमें दिशा जुड़ जाए वो सदिश कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई वस्तु लेने गए, आप चीनी वगैरह कुछ भी लेने गए, तो आपने बोला कि 5 किलो हमें चीनी दे दीजिए। कितना? 5 किलोग्राम हमें चीनी दे दीजिए। तो इसमें कौन सी दिशा का अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो 5 किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, तो ये क्या है? द्रव्यमान है। ये किसको दर्शाता है? द्रव्यमान को दर्शाता है, ठीक। तो इसमें कोई दिशा दे रखी है कि उत्तर दिशा में हमें 5 किलो चीनी दे दीजिए, या फिर जो भी है, तो इसमें भी दिशा नहीं है। तो द्रव्यमान भी हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब बात कर लें लंबाई की। लंबाई में दूरी ले सकते हो आप। लंबाई कैसे लिखोगे? 5 मीटर या 10 मीटर
ऐसे नापते हो, किलोमीटर में नापते हो। तो इसमें भी हम डायरेक्शन नहीं बताते, इसमें भी हम डायरेक्शन नहीं बताते। कोई वस्तु लेने जा रहे हो लंबाई की, तो बोलोगे कि ये कपड़ा लेने जा रहे हो कि इतना मीटर में कपड़ा दे दीजिए, ऐसा नहीं बोलोगे कि उत्तर दिशा में हमें 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, नहीं बोलोगे ना। तो इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो लंबाई अर्थात दूरी भी क्या होती है, अदिश होती है। ठीक, तो मैं अब इसके बारी बारी से एग्जाम्पल करा रहा हूं, मैं इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं। दिशा की आवश्यकता, सॉरी परिमाण की आवश्यकता, दिशा नहीं। अदिश को स्केलर बोलते हैं और सदिश को वेक्टर। इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसमें परिमाण व दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है दूरी, जो मैंने बता चुका हूं लंबाई से। पहला एग्जाम्पल है दूरी। दूसरा है द्रव्यमान। ठीक, क्या है, द्रव्यमान। और तीसरा है तापमान। तापमान में कैसी राशि है, अदिश राशि है। तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता। और है कार्य, कार्य। ठीक, दाब, विद्युत धारा, कार्य, दाब, विद्युत धारा और आपका ये सब क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बच्चा को सोच जाता है कि सदिश होंगी क्योंकि विद्युत धारा भी दिशा में बहती है। तो लेकिन ये वेक्टर मतलब वेक्टर के कुछ नियम होते हैं, जो अदिश के नियम होते हैं, उनको ये फॉलो नहीं करते ये तीनों। तो इसलिए क्या है, अदिश कंडीशन में आती है। दूसरी बात बता दूं, जब भी कोई राशि मान लो बल किस किस से मिलकर बनती है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो जब भी कोई राशि दो ऐसी राशियों से मिलकर बने जिसमें एक सदिश हो, तो वह उसका परिणामी राशि भी क्या होगी, सदिश होगी। दो राशियों में से एक सदिश होगी तो उसका परिणामी भी, जो उसका परिणाम होगा वो भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। तो मैं एग्जाम्पल लिखवाई दे रहा हूं इसके भी। वेग, विस्थापन, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ठीक, वेग, विस्थापन, त्वरण और ईटीसी जो भी है वो किस में आती है, जिसमें दिशा का हमें बोध हो, ज्ञान हो, वो क्या कहलाती हैं, सभी सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन अदिश राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां। इंपोर्टेंट है कार्य, दाब और विद्युत धारा। आप इन्हें देखो मत देखो, सिर्फ इन्हें जरूर देखना, कार्य, दाब, विद्युत धारा। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये थे हमारे अदिश और सदिश। अदिश में हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश में हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अब हम भौतिक राशियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशियां। तो पहला है हमारा दूरी व विस्थापन, दूरी व विस्थापन। तो
तो इनकी कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे दूरी है और यहाँ पे विस्थापन। इन्हें एक साथ पढ़ने का क्या महत्व है आप खुद ही समझ जाओगे। देखो तो दूरी का मात्रक जो होता है मीटर, और राशि कैसी है, अदिश राशि। राशि कैसी है, अदिश राशि। लेकिन विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, और राशि है आपकी सदिश राशि। अंतर कितना है, दोनों ही लंबाई को नापते हैं। दोनों ही क्या है, लंबाई, दोनों ही क्या है, एक लंबाई है। दूरी क्या है आपकी, वो भी मीटर में मापी जाती है और विस्थापन भी मीटर में मापी जाती है। अब देखते हैं, मान लो कोई व्यक्ति ए बिंदु से पहले पूर्व गया, फिर उत्तर गया, फिर पूर्व गया, फिर उत्तर गया, बी बिंदु पर पहुंच गया। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है ए, और ये इसका अंतिम बिंदु है बी। तो अब इसमें आपसे कोई पूछे कि इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो मान लो ये 5 किलोमीटर है, ये 10 और ये 5 और ये 10। तो इसकी जो दूरी आ जाएगी, दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी में हम सभी को काउंट करते हैं, 15 और 15 30 किलोमीटर। तो दूरी निकल गई 30 किलोमीटर। लेकिन जब हम विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन में क्या लेते हैं, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य एक निश्चित डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चली गई सीधी रेखा में लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाता है। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य एक निश्चित दिशा में चली गई सीधी रेखा में लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक, विस्थापन ये नहीं देखेगा कि वो पहले उत्तर में मुड़ा था, पूरब में मुड़ा था, उत्तर में, पूरब में, ये उत्तर में। सिर्फ विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच एक सीधी रेखा देखता है। क्या देखता है, एक सीधी रेखा देखता है। तो इससे आपको डायरेक्शन भी पता चला। तो डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पूर्व। और एक सीधी रेखा में सबसे शॉर्टेस्ट जो लंबाई होती है वो क्या होती है, विस्थापन होती है। ठीक, तो यहां से परिभाषा समझ में आई। ठीक, तो दूरी क्या है कि एकांक समय में चली गई कोई भी लंबाई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इसको कैसे लिखोगे, एकांक समय में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, सॉरी, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा व सीधी रेखा में चली गई दूरी, चली गई लंबाई क्या कहलाता है, विस्थापन। अब देखो इन दोनों डेफिनेशन में अंतर है। एकांक समय में चली गई कोई भी लंबाई दूरी कहलाती है। एकांक समय में चली गई कोई भी लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एकांक समय में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य एक निश्चित दिशा, क्या है, एक निश्चित दिशा
एक निश्चित दिशा वह सीधी रेखा में चली गई लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है? दिशा भी है, ठीक, और एक सीधी रेखा भी है, ठीक। तो ये 2 पॉइंट याद रखने, विस्थापन को एक दिशा की आवश्यकता होगी और एक सीधी रेखा की आवश्यकता होगी, एक निश्चित डायरेक्शन और शॉर्ट से कम जो दूर लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो हो सकते हैं, जो दूरी होती है सिर्फ वो क्या होती है? धनात्मक। सिर्फ क्या हो सकती है? दूरी पॉजिटिव हो सकती है। या तो चलेगी ही नहीं, ये चलेगी तो पॉजिटिव चलेगी, ठीक। आपने अगर यहाँ से चलना ही नहीं शुरू किया तो आप कैसे इसकी दूरी निकाल सकते हो? नहीं निकालोगे। आपने यहाँ से कुछ चलना शुरू कर दिया, बी पर पहुंच गए तो ये पॉजिटिव होगी, समझे? तो ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी, दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आगे देखते हैं, जो विस्थापन होता है वो धनात्मक व ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तीनों कंडीशन में विस्थापन हो सकता है। अब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होगा हम ये देखेंगे। धनात्मक कैसे होगा? एक आपने चिन्ह पट्टी पढ़ी होगी, यहाँ पे क्या होता है? y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। इधर क्या होती है? माइनस में मान होते हैं और इधर पॉजिटिव मान होते हैं, ठीक। तो मैं धनात्मक बता रहा हूं तुम्हें कि एक बिंदु A से B पर पहुंचे कितना? 5 किलोमीटर। तो ये जो दूरी आ जाएगी ये क्या आ जाएगी? धनात्मक आ जाएगी, ठीक। अगर इसमें से अगर वापस आ जाए वो इस साइड में, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं एग्जाम्पल को, A B कितना? 5 किलोमीटर दूरी तक ही। लेकिन अब B बिंदु से C बिंदु पर आ जाए, कि किस पे? C बिंदु पर। B से हमने C पर चलना शुरू कर, पहले वो A से B गया और B से C गया 10 किलोमीटर। तो क्या हुआ? अब वो आपसे विस्थापन पूछेगा, तो विस्थापन कैसे निकालोगे? क्या देखोगे? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, तो दिशा चली गई दूरी क्या होगी आपकी? विस्थापन क्या होगा? तो प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये। अब जो विस्थापन होगा ये होगा, अब जो विस्थापन होगा तुम्हारा ये होगा, ना कि बी को हम भूल जाएंगे। तो ए से और सी के बीच की जो दूरी होगी, ठीक, वो हमारा क्या होगा? विस्थापन। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, क्या होगी? दिशा यहाँ पे क्या होगी? चेंज होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? विस्थापन जो होगा ऋणात्मक होगा, ठीक। ये थी धनात्मक या ऋणात्मक की बात। अब बात आती है शून्य की, विस्थापन शून्य कैसे होता है? मान लो कि वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु घूम रही है, हजारों लाखों चक्कर लगा लिए उसने, जैसे हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर पूछने लगे कि पृथ्वी का विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो पृथ्वी का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका ये जो पॉइंट है ये ही इसका प्रारंभिक बिंदु है और यही पॉइंट क्या है? इसका अंतिम बिंदु है। मान लो यहाँ से किसी वस्तु ने चलना शुरू किया और वापिस यहीं पे आ गई, घूमते हुए वापिस यहीं पर आ गई उसी पॉइंट पर। तो यहाँ से चलना शुरू किया था और वापिस यहीं पर आ गई, तो क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु भी वो हो गया और अंतिम बिंदु भी वही हो गया। तो बीच की दूरी तो गायब, बीच का जो विस्थापन है, जो लंबाई है, वो क्या होगी? खत्म। तो इसलिए विस्थापन क्या हो गया? 0। क्योंकि विस्थापन क्या कहता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच एक निश्चित दिशा में सीधी रेखा में चली गई लंबाई। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच यदि कुछ लंबाई है तभी विस्थापन होगा, नहीं तो अन्यथा क्या होगा? 0 होगा, ठीक। तो ऐसे ही लौट के तुम वापस यहीं आ रहे हो, लाखों हजारों चक्कर लगा लो, लेकिन विस्थापन क्या होगा? तुम्हारा 0 ही होगा, क्योंकि आपका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही बना हुआ है, ठीक। ये क्या होता है? कब संभव होता है? वृत्ताकार मार्ग या फिर वर्गाकार पे जाओ, ऐसे गए घूम के, ऐसे गए और यहाँ पे ही तुम आ गए। या फिर कोई पोल है, इस पर बंदर चढ़ा, या बंदर चढ़ा और इधर से उतर गया, इधर से चढ़ा बंदर पोल पर और इधर से उतर गया, तो उसका विस्थापन क्या होगा? 0। लेकिन दूरी जो होगी वो हर चक्कर में काउंट होगी, दूरी जो होगी वो हर चक्कर में काउंट होगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों कंडीशनों में हो सकता है। मैंने तीनों कंडीशन आपको बता दी, धनात्मक कैसे होगा, ऋणात्मक कैसे होगा और शून्य कैसे होगा, ठीक।
तो ये थे हमारे विस्थापन और दूरी से संबंधित कुछ पॉइंट फैक्ट। अब हम इन पर कुछ छोटे से न्यूमेरिकल टाइप जो आ जाते हैं एग्जामों में, ग्रुप डी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें देखेंगे। ठीक, तो चलिए तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर 2/1/2 चक्र लगाती है, तो वस्तु का विस्थापन व दूरी ज्ञात करो। आपको डायग्राम भी दे सकता है कि वृत्ताकार मार्ग है, इस पर कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, ये चक्कर लगाती है। ये क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। कितने चक्कर लगा रही है? ये मान लो ए है और ये बी है। ठीक, ये कोई वस्तु है, ये ए पॉइंट है। ठीक, तो इस पर बार बार क्या हो रही है? घूमे जा रही है। कितना चक्कर लगाएगी? 2.5 चक्कर। एक चक्कर लग गया, 2 चक्कर लग गया और आधा, कितना? 2.5 चक्कर लग गया। ठीक, तो हमें क्या लगाना है? विस्थापन व दूरी ज्ञात करनी है। तो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक, विस्थापन में क्या देखना? आपको चक्र देखना है और प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या देखनी है? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी देखनी। सॉरी, एक चीज बोलना भूल गया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 7, या आर ही ले लो, मान लो 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या है? आर = 7 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या, रेडियस। तो विस्थापन जो निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है? विस्थापन में क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी देखते हैं। ठीक, तो हमें कितने चक्कर लगाने? 2/1/2, मतलब 2.5 चक्कर लगाना है। 2 पूरे चक्कर और 1 आधा चक्कर। तो यहाँ से उस पिंड ने घूमना शुरू किया, तो पहला चक्कर लगा के वापस यहीं पे आई, 1 चक्कर हो गया, तो 1 चक्कर तो यहीं माना जाएगा ना। प्रारंभिक बिंदु पर ये पहुंच जाओगे तो 1 चक्कर माना जाएगा। पहला चक्कर हो गया, दूसरा आया, दूसरी भी यहीं आई, तो बार बार 2 चक्करों में वापस लौट के यहीं पे आई है। भाई पहला चक्कर लगाया, लौट के आप वहीं आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। मैंने बताया वृत्ताकार मार्ग पर विस्थापन क्या होता है? 0। नेक्स्ट दूसरा चक्कर लगाया, फिर भी यहीं आ गई, तो फिर भी 0 होगा। अब जो तीसरा चक्कर, मतलब आधे चक्कर लगाएगी, तो वस्तु रुकेगी यहाँ पे जा। वस्तु कहाँ रुकेगी? आधे चक्कर पे रुकेगी वस्तु, यहाँ पे जा। तो यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए व बिंदु बी के बीच ये बन जाएगा इसका प्रारंभिक बिंदु और ये बन जाएगा अंतिम बिंदु। तो आपको प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की क्या लगानी है? दूरी। अब आपको बताया इसका रेडियस कितना है? 7, तो 7 इधर होगा, तो 7 + 7 बराबर विस्थापन आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, विस्थापन आया 14 सेंटीमीटर। लेकिन आप दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? दूरी। तो दूरी वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहे हो, क्या घूम रहे हो? वृत्ताकार मार्ग पर। तो जो इसकी परिधि होगी, जो इसकी क्या होगी? परिधि। जो वृत्ताकार मार्ग का जो वृत्त की जो परिधि होती है वही आपकी क्या होगी? दूरी होगी। जो वृत्त की परिधि होती है वही क्या होगी? दूरी होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। एक परिधि का सूत्र हो गया, एक चक्कर लगा लिया 2πr, दूसरा चक्कर लगाया, मान लो 2 वृत्त हो गए, दूसरा चक्कर लगाया, फिर 2πr, फिर आधा लगाया, फिर πr, क्या हो गया? पाई। तो 2πr में कितने की मल्टीप्लाई कर दोगे तुम? 2/1/2 की मल्टीप्लाई करो, मतलब 2.5 की मल्टीप्लाई करो। तो 2/1/2 को क्या लिखते हो? 2 दूनी 4 और 1 5/2 की क्या करोगे? इसमें गुना करोगे। 5/2 की इसमें गुना करोगे। तो r का मान कितना है हमारे पास? 7। तो 2π × 7 × 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा? 35 पाई। पाई का मान बोल सकते हो,
22/7, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। आपका जो आया विस्थापन 14 सेंटीमीटर आया, लेकिन जो दूरी आई है वो क्या आई है 35 पाई सेंटीमीटर, 35 पाई सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ग्रुप डी में, पता भी नहीं चलता क्या होगा। यहाँ तक कि अभी 2018 में आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें विस्थापन को मात्रक ही पूछा था। क्या वो पूछा था? विस्थापन का मात्रक पूछा था, जो अक्सर गलत होता है क्योंकि विस्थापन को कुछ बढ़ चढ़ के सोच जाते हैं। और विस्थापन क्या है? एक सिर्फ लंबाई है, पर लंबाई कैसी है? जो एक निश्चित डायरेक्शन में चलेगा। क्या चलेगा? जो निश्चित दिशा में चलेगा और कम से कम दूरी को काउंट करेगा, वो क्या कहलाता है? विस्थापन। राशि कैसी है? अदिश। दूरी राशि कैसी है? सदिश। ठीक, आप कुछ भी दूरी चलोगे, कुछ भी लंबाई चलोगे, वो दूरी में काउंट होगा। किधर भी चलोगे दूरी में काउंट होगा, लेकिन बशर्ते दूरी धनात्मक होती है, और लेकिन विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति ए बिंदु से पूर्व में गया 5 किलोमीटर, ठीक, फिर उत्तर दिशा में गया 6 किलोमीटर, ठीक, फिर ऐसे गया 5, फिर उत्तर दिशा में गया 6, ठीक। तो ये इन प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो आपको क्या निकालना है? दूरी और विस्थापन ज्ञात करना। दूरी और विस्थापन। दूरी को आपको पता है, जहां से आपने चलना शुरू करा और जो अंतिम बिंदु है उसके बीच जो भी डिस्टेंस चली, जो भी लंबाई चली, वो क्या आएगी? आपकी दूरी। तो पहले 5 चले, फिर 10 चले, फिर कितना, सॉरी 10 नहीं 6 चले, फिर 5 चले और फिर 6 चले। तो 11 11 कितना होगा? 22। जो दूरी आ गई कितनी आ गई? 22 मीटर आ गई। ये आप मीटर, किलोमीटर, कितना? किलोमीटर। किलोमीटर मात्र लगा रखा हमने, तो किलोमीटर, किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई? 22 किलोमीटर। लेकिन आप विस्थापन की बात करोगे तो विस्थापन ये नहीं देखेगा आप उत्तर दिशा में यहाँ गए, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो उस विस्थापन जो होगा एक अपनी अलग ही डायरेक्शन बनाएगा, वो होगी प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच सीधी रेखा में चलेगी दूरी, सीधी रेखा में चलेगी दूरी। तो ये क्या है? विस्थापन। ये वाला क्या है? आपका विस्थापन, ठीक। तो ये दोस्तों ये वाला क्या है? आपका विस्थापन। तो विस्थापन निकालोगे, ठीक। तो विस्थापन निकालने के लिए इन दोनों दो एंगल बन गए, दो क्या बन गए? त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज बन गए तो इनका तुम क्या निकालोगे? विकर्ण निकालोगे। या तो एक कंडीशन में अलग अलग निकाल लो दोनों का, यहाँ से यहाँ तक इसका काउंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका काउंट हो जाएगा। नहीं, एक और कंडीशन है, इसे आगे बढ़ाओ, इस वाले को आगे बढ़ाओ और इससे मिला दो, ठीक। तो आपको पता है ये 6 है, तो ये भी कितना होगा? 6, और ये 5 है, तो ये भी कितना होगा? 5, ठीक। 5 और 5 कितना हो गया? ये टोटल होगी 10, और 6 और 6 ये कितनी होगी? 12। तो अब आपके पास एक कंप्लीट त्रिभुज आ गया, ये वाला क्या आ गया? कंप्लीट त्रिभुज, ठीक। बड़ा वाला है क्या आ गया? त्रिभुज। इसकी ये 12 होगी, ये 10 होगी। तो आपको पता है जब विकर्ण निकालते हो, कर्ण निकालते हो, तो कर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंबाई स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है आपका? 12, कितना है? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आ गया? 244 आ गया। कर्ण का स्क्वायर होगा, तो कर्ण जो निकालोगे तुम, तो ये इस पर अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर को इधर मुझे भेजोगे, यहाँ पे स्क्वायर है, जो स्क्वायर को हटाओगे तो इस पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो जो विस्थापन आएगा 244 अंडर रूट 244 आएगा। आप इसमें से निकाल सकते हो डिजिट, जो भी बन के निकलेगी वो निकाल सकते हो, बेशक। बस मुझे क्या सिखाना है कि विस्थापन कैसे निकालते हैं, ठीक। आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हो, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये थी विस्थापन व दूरी की कहानी। आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि कोई बंदर एक पोल पर चढ़ा, एक कोई खंभा है, पोल है, चढ़ा और उतर गया। कोई बंदर इस पोल पर चढ़ा और दूसरी तरफ से उतर गया। तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। पोल की ऊंचाई है 10 मीटर,
होल की ऊंचाई है 10 मीटर। तो आपको क्या लगाना है, दूरी व विस्थापन लगाना है। तो दूरी भाई एक बार चढ़ा 10 मीटर, दूसरी बार आया फिर 10 मीटर, तो कितना होगा 20 मीटर लिख ली। दूरी कितनी लिख ली 20 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना लिखा बताओगे। तो विस्थापन होगा प्रारंभिक बिंदु यही, उतर चढ़ा फिर उतर गया, और अंतिम बिंदु भी यही, तो विस्थापन क्या हो गया 0। तो विस्थापन इस कंडीशन में क्या हो गया 0। ठीक, तो दोस्तों नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, अगली राशि हमारी चाल। अगली राशि हमारी चाल, चाल व वेग। इन दोनों राशियों को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि इनमें बहुत समानता होती है, मात्रा की समानता होती है। तो चाल और वेग, चाल क्या है, तो चाल लिख लेते हैं स्पीड, और यहाँ पे वेग। तो चाल को देखेंगे, मात्रा क्या है इसका, चाल का फॉर्मूला क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या बनाते हैं, जो फॉर्मूले से जो डेफिनेशन बनाते हैं क्या बनाते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। नीचे शुरू करते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। उस वस्तु क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। कह सकते हो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक, तो आपको बताया दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का क्या लेते हैं सेकंड। तो मात्रक क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड। विमा देखोगे तो विमा क्या आ जाएगी, मैंने पीछे ही बता चुका हूँ। मीटर की क्या लेते हैं हम एल, और टी की समय की लेते हैं टी। तो ये जो ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, ये हो गई इसकी विमा। ठीक, राशि कैसी है, राशि है अदिश। मैंने बोला था राशि कैसी है अदिश, ना तो इसमें कोई सदिश वाला फैक्टर है राशि। ठीक, तो इसलिए ये क्या है अदिश राशि। चाल की कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, चाल को किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। कैसे नहीं होती, देखो आप साइकिल चला रहे हो तो क्या बताओगे, साइकिल को क्या बताओगे कि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता हूँ। आपने चाल बता दी कि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता हूँ। आपसे कोई पूछने लगा कि भाई तुम साइकिल कितनी तेज चलाते हो, तो आप ये बोलोगे कि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या चाल से साइकिल चलाता हूँ। कभी आप ये भी बोलोगे कि मैं उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता हूँ और दक्षिण दिशा में 10 की से चलाता हूँ, ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो सभी दिशाओं में समान चलाओगे, तो यहाँ पे दिशा का हमें बोध ज्ञान नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें दिशा का पता नहीं चल रहा। तो इसलिए जो राशि है चाल, जो राशि है वो कैसी राशि है अदिश राशि। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन, लिखना चाहो लिख सकते हो। तो क्या है, किसी वस्तु द्वारा, जो इसकी डेफिनेशन बनेगी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक, अब चाल कहलाती है तो चाल के तो फैक्टर ये हो गए आपके। ठीक, अब वेग देखते हैं, वेग क्या है। तो वेग का जो फॉर्मूला है वो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब मैंने ये बोला था जब भी दो राशियों में एक अदिश सदिश होगी तो उसका जो परिणामी होगा वो भी क्या होगा सदिश होगा। तो राशि कैसी होगी, राशि होगी सदिश। राशि कैसी होगी दोस्तों, सदिश होगी। ठीक, इसका मात्रक देखें, विस्थापन को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक आ गया, और विमा आ जाएगी एल टी माइनस 1, क्योंकि ये सेकंड की टी होती है, मीटर की एल होती है, तो ये टी ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। तो एल टी माइनस 1 ये इसकी क्या होगी विमा होगी। राशि कैसी है, सदिश राशि है। अब इसमें देखें
डेफिनेशन क्या बनेगी, तो क्या बनेगी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं कि नियत चाल से कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। नियत चाल से कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, तो बताइए उसमें त्वरण होगा या शून्य होगा या नहीं होगा। मतलब कंडीशन क्या है, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा या नहीं होगा। तो अक्सर जो बच्चों का आंसर होता है वो नहीं होता है, क्योंकि उसने चाल नियत बोल दी, तो इसलिए बच्चे सोच जाते हैं कि उस कंडीशन में क्या होगा, ये त्वरण होगा, शून्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक। आप यहाँ से चल रहे हो, यहाँ से आपने घूमना शुरू किया, ठीक, यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर इधर आए, फिर नीचे आए, ऐसे घूम रहे हो वृत्ताकार मार्ग। चाल तुम्हारी फिक्स है, चाल क्या है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस कंडीशन में वेग और त्वरण दोनों चेंज होंगे, वेग और त्वरण दोनों क्या होंगे, बदलते रहेंगे। कैसे बदलते रहेंगे, ये देखो, जब आप इस पॉइंट पे होगे तो जो दिशा होगी आपकी ये होगी, दिशा जब होगी इस पॉइंट पे आएंगे, दिशा आपकी दक्षिण होगी। जब इस पॉइंट पे पहुंच गए तो दिशा आपकी क्या होगी, पूर्व होगी। अब जब इस पॉइंट पे पहुंच गए तो दिशा आपकी क्या होगी, उत्तर होगी, और इस पर पहुंच गए तो दिशा होगी आपकी पश्चिम, ठीक। तो दिशा चेंज हो रही है, तो वेग और त्वरण तो चेंज होंगे, क्योंकि वेग विस्थापन पर डिपेंड करता है, वेग विस्थापन पे डिपेंड करता है। अगर विस्थापन क्या है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में चलती है, यहाँ पे विस्थापन की डायरेक्शन और है, यहाँ पे और है, और यहाँ पे और है, और यहाँ पे और है। तो इसका मतलब वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई पिंड गति करता है तो उसका वेग एक निश्चित चाल से, जब कोई पिंड गति करता है तो इसका वेग स्थिर नहीं होगा और ना ही त्वरण स्थिर होगा, त्वरण हमेशा उत्पन्न होगा, ठीक, वृत्ताकार मार्ग पर। इस केस को आपको ध्यान रखना। एक सीधी रेखा में चल रहे हो, चलते जा रहे हो, स्थिर से आ रहा है 5 किलोमीटर, तो इसमें ना तो त्वरण होगा ना ही वेग होगा। चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, एक सीधी रेखा में चल रहे हो, ना ही इसमें क्या होगा, त्वरण होगा, ना ही वेग होगा। लेकिन जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज कर ली तो त्वरण और वेग उत्पन्न होते हैं, त्वरण और वेग उत्पन्न होते हैं, ठीक। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आगे इस पॉइंट को लिखवाऊंगा, जो त्वरण वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक। क्या लिख लो, वृत्ताकार मार्ग पर नियत चाल से चलने वाली वस्तु में वेग व त्वरण उत्पन्न हो। चित्र बना सकते हो, ये होगी, इस पॉइंट पर आएगी तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, मतलब v हो जाएगा। इस पॉइंट पर आएगी तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पे इसका v ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा। डायरेक्शन आई, v इधर हो गया, और ये आया तो v हो गया इधर। तो कंडीशन चेंज हो रही है, समझाने के लिए चित्र बना सकते हो जी। इनके मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे जी, हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो विस्थापन तो डायरेक्शन चेंज होती है, तो विस्थापन मतलब वेग भी चेंज होगा, त्वरण भी चेंज होगा, क्योंकि त्वरण किस पे निर्भर करता है, विस्थापन बटे तो वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये थी हमारी चाल और वेग के बारे में कुछ कहानी। तो इन पर जो भी कल क्वेश्चन बनेंगे वो हम क्वेश्चन कल देखेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए हमने इनके पास सिर्फ डिटेल पढ़ी है, कल दोबारा रिवाइज करेंगे और दोबारा से इसे देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज हमारी भौतिक विज्ञान की दूसरी वीडियो, फिजिक्स की दूसरी वीडियो। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमारा चैनल ऑनलाइन की कंडीशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के लिए कितने चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर। अभी हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो इसलिए 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें
और फिर आपको हम लाइव क्लास देंगे। उसमें क्या होता है, लाइव में आप अपने डाउट साथ के साथ देख सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।